Hi guys, welcome to this video. This is आरती मिश्रा, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम जानेंगे न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में, यानी कि जो 16th एंड 17th सेंचुरी के बीच में भारत में व्यापार हुआ करते थे और स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में आती थी वो कैसे यहाँ पे व्यापार कर रहे थे और उनकी वजह से कौन कौन से हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे जिन्हें फ़ायदा हुआ, और इसके बाद इन यूरोपियन कंपनीज़ का भारत के साथ कैसा रिलेशन आया, कैसे ये कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को भारत में बढ़ा पाए, कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड और सप्लाई हो रही थी, यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में कहाँ कहाँ थे, यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स की इम्पोर्टेंस क्या थी, उनके द्वारा इंडिया पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, ये सारी ही बातें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को इस मैप के साथ। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस मैप को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स का मैप है, ठीक है। और साथ ही गाइज आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी टॉप 10 के रेफरल कोड के बारे में। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो टॉप 10 के रेफरल कोड से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। इससे आपको डिस्काउंट के अलावा जो कॉम्बैट होता है अनअकैडमी का, कॉम्बैट हर संडे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, उसके लिए भी आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड टॉप 10, ठीक है। अब अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है उससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, उससे आपको बहुत फीस जो है आपकी कम हो जाती है, काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। तो याद रखिए इस कोड को। और अगर आपको कभी भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT आरती मिश्रा, और इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे इस पर्टिकुलर जो भी चैनल पर वीडियोस चलते हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, उसके PDF अपलोडेड रहते हैं। तो यहाँ से आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास 7th की NCERT हिस्ट्री कर रहे हैं और उसे हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करेंगे। एक बार आप नॉर्थ इंडिया से पहले शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये है आपका आगरा। यहाँ पे आगरा था और यहाँ पे ई लिखा है। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है इंग्लिश, यानी कि ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, ठीक है। अहमदाबाद ब्रिटिशर्स का था, बरोच भी ब्रिटिशर्स का था, सूरत भी ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। फिर मुंबई जो है ये भी ब्रिटिशर्स का था, ओके। हुगली भी ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। ये सारे ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट थे। फिर चेन्नई जो है आपका, ये भी ब्रिटिशर्स का था, नागपट्टिनम भी ब्रिटिशर्स का था, ये सारे ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अलावा इंडिया में और भी दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थे, जैसे पोर्तुगीज़, पी से लिखा हुआ है, पी फॉर पोर्तुगीज़। तो दमन एंड दीव में पोर्तुगीज़ का सारा एक्सपेंशन था, ठीक है। तारापुर में भी पोर्तुगीज़ का एक्सपेंशन था, गोवा में भी पोर्तुगीज़ थे, कन्नानौर में भी पोर्तुगीज़ थे, कैलीकट में भी पोर्तुगीज़ थे, कोचीन में भी पोर्तुगीज़ थे, ठीक है। इन सारी जगहों पर पोर्तुगीज़ छाए हुए थे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मेजरली पोर्तुगीज़ जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्टर्न कोस्ट जितना भी है इंडिया का, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो है स्पेशली उस पर कायम हो रखे, उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे डच की, ठीक है, डच की बात कर लेते हैं। डच एंड डैनिश दोनों। तो डैनिश जो थे ना, डैनिश का तो बस यहाँ पे ही था, ठीक है, डैनिश यहाँ पे थे त्रेंकुआ बार में, ठीक है। उसके बाद हमारे जो डच हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे थे, पुलिकत में डच हैं हमारे, मसूलीपट्टनम में भी डच थे, ठीक है, चिनसुरा में भी डच का बोला बाला था। और फिर हमारे फ्रेंच आ गए। फ्रेंच कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं, चंद्रनागौर में फ्रेंच हैं, बालासोर में फ्रेंच हैं, यनम में भी फ्रेंच का रूल है, पौंडीचेरी में भी फ्रेंच का रूल है, माहे में भी फ्रेंच का रूल है, ठीक है। तो ये सारे फ्रेंच के सेटलमेंट्स हुआ करते थे। तो ये हमारा कोलकाता जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटलमेंट हुआ करता था। तो ये सारे इंडिया के अलग अलग यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स हैं जो इंडिया में थे। इन्होंने सारा सी रूट जो है ना इंडिया तक आने का, उसको कब्जा कर लिया था और सभी सी रूट्स के अनुसार इन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से फैला लिया था। तो ये बात है 16th और 17th सेंचुरी की, जब इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारा व्यापार करने लगे थे। यूरोपियन कंट्रीज़ जो है क्या ढूंढ रहे थे, इन्हें चाहिए था एक ऐसा देश जहां उन्हें खूब अच्छे मसाले और बहुत अच्छा टेक्सटाइल मिल सके।
अच्छे मसालों को और अच्छे टेक्सटाइल को ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसकी बहुत डिमांड थी। ये जो डिमांड है ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं थी, ये चीज़ पॉपुलर थी वेस्ट एशिया में भी, ठीक है। तो यूरोप और वेस्ट एशिया के मार्केट में ये बहुत ज़्यादा फेमस था। तो जो इंग्लिश थे, डच थे, फ्रेंच थे, इन लोगों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट, ठीक है। अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ईस्ट में बढ़ाने के लिए, उसको फैलाने के लिए इन्होंने एक एक्सपेंशन शुरू किया। इनिशियली जो इंडियन ट्रेडर्स थे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गाफुर, विरजी वोरा, ये वो बहुत बड़े ट्रेडर्स के नाम हैं जिनके पास कई सारे जहाज होते थे, कई सारे पोर्ट्स पर इनका कब्जा होता था। तो ये सब इनके साथ ना कंपटीशन करते थे और इंडियन ट्रेडर्स चाहते थे कि कोई मोनोपोली ना हो, क्योंकि जितने ज़्यादा हमें कस्टमर मिलेंगे, जितनी ज़्यादा हमें डिमांड होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा व्यापार फैलेगा। तो डिमांड पे ही तो हर एक चीज़ डिपेंड करती है ना। इन्हीं अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल समझो, सारा का सारा जो भी आपका रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, सब चीज़ें वो डिमांड पे डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है तभी तो सप्लायर को काम मिलेगा और सप्लाई होगी। मतलब यूरोपियंस हमसे डिमांड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। पर अगर वो मोनोपोली कर लेंगे तो उनके अलावा कोई और डिमांड नहीं करेगा। अब उनके साथ हमें हर तरीके के सेटलमेंट को मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई नेगोशिएशन का जरिया नहीं बचेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होने लग गई। तो यूरोपियन कंपनीज जो है ना, ये क्या करने लगे, अपने नेवल पावर को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया के सी ट्रेड पर कंट्रोल करने के लिए यूज़ करने लग गए। अब ये नेवल पावर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी इंडिया में मुगल्स थे, पर मुगल्स के पास कोई नेवी नहीं थी। मुगल्स ने कभी भी सी रूट पर ध्यान नहीं दिया। मुगल्स हमेशा लैंड के पीछे भागते थे, ये सी रूट पर कब्जा नहीं कर रहे थे, ना ही सी रूट पर कोई ध्यान दे रहे थे। ये भूल गए, ये इन्होंने इग्नोर कर दिया कि भाई समुद्री रास्ता जो भी है वो आ तो आपके ही देश में रहा है ना, पोर्ट्स हैं, किनारे पर है, तो क्या हुआ, किनारा तो आपके देश का किनारा है, उसे इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। और इसी इग्नोरेंट बिहेवियर की वजह से जो मुगल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ क्या कि यूरोपियन कंपनीज़ ने नवल पावर को एक्सपैंड किया और नवल पावर को एक्सपैंड करके इन्होंने बहुत सारे कंट्रोल को गेन करने की कोशिश की। जो भी इनका मतलब सी ट्रेड हो रहा था उस पर इन्होंने कंट्रोल किया और इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स किया कि वो जो है उनके एजेंट्स के रूप में काम करें, ठीक है। तो एजेंट्स बना दिया था इंडियन ट्रेडर्स को, और इंडियन ट्रेडर सचमुच में यूरोपियन कंपनीज के एजेंट के रूप में काम करने लग गए थे। अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, कमर्शियल पावर भी बढ़ गई और पॉलिटिकल पावर भी बढ़ गई। क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो इन्हें बढ़ानी ही थी, ये चाहते थे कि भाई पॉलिटिकली हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो हमें व्यापार में फ़ायदा होगा, तो व्यापार की सुविधा और बढ़ जाएगी। व्यापार की सुविधा बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सब चीज़ें की। फिर इन्होंने जो है ना, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी बड़ी डिमांड होती थी, जैसे टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इससे इन्होंने बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंशन किया। क्राफ्ट जो है स्पिनिंग का, जिसमें कि धागा जो है बुना जाता है और उसमें बुनाई करना, उसको ब्लीचिंग करना, सफाई करना, रंगाई करना कपड़े का। तो कपड़े में जो भी अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, एक टेक्सटाइल को बनाने में, एक टेक्सटाइल को तैयार करने में, उसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में कई सारे प्रोसेसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। तो इन सारे प्रोसेस के ऊपर ये काम कर रहे थे और इनके ऊपर जो है धीरे धीरे इन्होंने ध्यान देना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो है इनके प्रोसेस को समझने लग गए। इंडियन टेक्सटाइल के जो डिज़ाइंस थे ये इंक्रीजिंगली रिफाइन किए जा रहे थे। और फिर क्या हुआ कि ये जो पीरियड है इसने देखा कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस जो है क्राफ्ट पर्सन्स की वो डिक्लाइन हो गई है। क्योंकि क्या होता था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है तो जो क्राफ्ट पर्सन है वो अब अपने वर्क का ओनर नहीं है, बल्कि अब वो जस्ट एक लेबर है, जिसे जितना ऑर्डर मिलेगा उतना काम तुम्हें करना है। तुम्हें ऑर्डर पे मिला कि भाई तुम्हें इस तरीके का कपड़ा बनाना है, इस तरीके के कपड़े को इतने प्राइस में, इतने पीसेज इसके तैयार करने हैं। अगर इसको ऑर्डर मिला कि तुम 100 पीस तैयार करो और इसमें ये पर्टिकुलर डिज़ाइन का कपड़ा बनाओ, तो वो उस डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्राफ्ट पर्सन अपने ही काम का ओनर नहीं है, बल्कि काम जो ये कर रहा है वो उसके लिए जस्ट एक लेबर है। वो क्या कर रहा है कि जितना उसको जो ऑर्डर मिला है, जैसा भी ऑर्डर मिला है,
उसे वैसा ही काम पूरा करके देना पड़ेगा, उसे उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा। उसमें कोई ना नुकुड़ करने की गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई हाँ ना करने की गुंजाइश नहीं है। जो आपको बोला गया आपको वो चुपचाप शांति से करना है। आप उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकते, आप उसमें कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो बेसिकली यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर इसी तरीके से चल रहे थे। अब जो है इन्होंने जो है काफ़ी सारा काम करना शुरू किया ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि भाई हमें क्लोथ की भी वीविंग करनी है, और जैसे कि ऑलरेडी प्रॉमिस किया गया था यूरोपियन एजेंट्स के द्वारा, तो पहले से ही यूरोपियन एजेंट्स ने बोला हुआ था कि भाई हम जो है एडवांस पैसा आपको देंगे, और जो हमने एडवांस पैसा आपको दिया है उस हिसाब से ही आपको हमें काम करके देना होगा। तो ये एक तरीके से क्या होता था ना, ये एक ऑर्डर के बेसिस पे होने वाला काम हो गया। तो अब जो वीवर्स हैं उनके पास कोई लिबर्टी नहीं है कि वो अपने मर्जी से कुछ बेचे मार्केट में, अपने मर्जी से कोई कपड़ा बनाए, अपने मर्जी से कोई डिज़ाइन बनाए, अपना कोई पैटर्न फॉलो करें, अपना कोई मन से कुछ करें। अब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें एक ही प्रकार की चीज़ को बार बार रिप्रोड्यूस करना पड़ता था, वही डिज़ाइन जिसकी सप्लाई उन्हें करनी है या जिसको जो है जिसके लिए उन्हें ऑर्डर मिला है। तो कंपनी के एजेंट उन्हें जो काम बोलते थे, जो काम देते थे, वो उसी अनुसार काम करते थे, वही डिज़ाइनिंग फॉलो करते थे, वही पैटर्न फॉलो करते थे। फिर क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के थे। ब्रिटिशर्स यहीं से अपना सारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे। तो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास जो है ये एक नॉडल सिटी बन गया है, और आज जो है ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पहले जैसे राइज हुई है, तो आज भी इसकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है। अब जो क्राफ्ट्स और कॉमर्स यहाँ पे हो रहे थे, इसमें बड़े चेंजेस हुए। क्यों चेंजेस हुए? देखो, मेजर चेंज तो ये है कि भाई जो मर्चेंट है और जो आर्टिशंस हैं, ठीक है, जो काम करने वाले कलाकार हैं, वो अब जो है वापस शहरों में मूव होने लग गए, क्योंकि इनको लगा कि भाई शहरों में जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं वो काम देंगी, उनको ऑर्डर मिलेगा, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो जो भी यूरोपियन कंपनीज़ ने नए नए शहर डेवलप किए थे, यानी कि बॉम्बे में, कैलकाटा और मद्रास में, यहाँ पर बहुत सारे कलाकार आकर के बसने लग गए। ठीक है, और इसमें इन लोगों को ब्लैक बोला जाता था। ब्लैक्स मतलब कि भारत के लोग जो नेटिव है, ठीक है, नेटिव जो ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स हैं, ये एक जगह पर कन्फाइंड थे, इनकी सेटलमेंट अलग थी, इनका रहने का सारा एरिया अलग था, इनकी जगह अलग थी। और जो वाइट रूलर्स थे वो बहुत अच्छे सुपीरियर रेजिडेंशियल एरियाज़ में रहा करते थे, अच्छी लोकेशन में रहा करते थे। तो ये लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहा करते थे। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में था, तो ये लोग अपने अलग फोर्टिफाइड एरिया में रहा करते थे। और इनका कैलकाटा में था फोर्ट सेंट विलियम, तो फोर्ट सेंट विलियम जो है कैलकाटा में था। तो एक नाम याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये मद्रास में इनकी सेटलमेंट थी जहाँ अंग्रेज़ रहते थे, और फोर्ट सेंट विलियम जो है कैलकाटा में इनकी सेटलमेंट थी जहाँ पे अंग्रेज़ कैलकाटा में रहते थे। तो वो अपने अनुसार काम करते थे, अपने अनुसार चीज़ें चलाते थे, जो उनको सही लगता था, जो उनको नहीं लगता था, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। अगेन गाइज याद दिलाना चाहूँगी आपको अगेन कि टॉप 10 का रेफरल कोड आप यूज़ करके 10% डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टाउन्स और दूसरे ट्रेडर्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।